हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आपका आज टॉपिक है अवयव। ठीक है, जो अविकारी शब्द होते हैं आपके, ये दो तरीके से आपको परिभाषा में देखने को मिलता है। या तो वह मिलता है अवयव या बोलता है अविकारी शब्द। इसमें काफ़ी इको प्रॉब्लम हुआ था वह इसका, तो इस टॉपिक को इसलिए लिया गया है। ठीक है, जो अवयव या अविकारी शब्द होते हैं। निबंध भी हमारे साथ के साथ चल रहे हैं और निबंध में आपका जो एक महिला सशक्तिकरण के ऊपर निबंध था और एक जलवायु परिवर्तन के ऊपर। अभी ये थोड़ा पारिभाषिक चीज़ें कंप्लीट करके ऑडियो रूप में उनका भी दोबारा से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, संगीता कुमारी गुड मॉर्निंग। देखेगा फटाफट से देख लेते हैं अविकारी शब्द या अवयव शब्द क्या होते हैं। ये आपकी पॉसिबिलिटी रहती है परिभाषाएं बूझने की। ठीक है, जो आपका दो शब्द होते हैं मतलब विकार की दृष्टि से, एक विकारी होते हैं और दूसरे अविकारी होते हैं। विकारी में क्या आता है आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। बाकी अविकारी में आपका संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये सभी आते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, विस्मय आदि बोधक, ये सभी किस में आते हैं? अविकारी में आते हैं। तो अविकारी को देखेंगे और इसमें चार प्रकार हैं, उनको देखेंगे। इससे पहले हम विकारी शब्द कर चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब कर चुके हैं। ठीक है, सारे इसमें जो प्रकार हैं आपके, वो आपके चार प्रकार हैं। ठीक है, चार प्रकार हैं आपके जो आपका अविकारी है। अविकारी होता क्या है? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, अवयव कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब इनमें कोई परिवर्तन, इन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार या उनके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह क्या होता है? आपका अवयव कहलाते हैं। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं। इसीलिए बोला गया इनको अविकारी, यानी कि इनका जो मूल रूप है वह बदलता नहीं है। फिर अगर हम बात करें जैसे आज है, कब है, इधर उधर, किंतु, परंतु, क्यों, कैसे, ये सभी क्या होते हैं? आपके अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, इसके आपके चार भेद होते हैं जो आपके अवयव हैं या अविकारी शब्द हैं। कितने भेद होते हैं इसके? चार। ठीक है, चार भेद होते हैं। विकारी के भी चार भेद थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी के भी आपके चार ही भेद होंगे। इसमें क्रिया विशेषण को एक जगह ऐड कर दिया गया है और दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है आपका विस्मय आदि बोधक। अब इसमें एक एक प्रकार देखेंगे। हालांकि क्रिया विशेषण के भी अलग प्रकार होते हैं, कभी कभी वो क्रिया विशेषण को भी पूछ लेता है अलग से। ठीक है, या तो अवयव रूप में आप सिंपल लिखेंगे, चारों को लिखेंगे कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द कितने होते हैं? चार होते हैं। चारों की परिभाषा, इनके जो और प्रकार हैं क्रिया विशेषण के, उनको शॉर्टली में नंबरिंग में डाल के लिख देंगे। फिर संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक, फिर विस्मय आदि बोधक। ठीक है, अब अविकारी शब्दों को ही अवयव कहा जाता है, आपको पता है। क्रिया विशेषण, पहला जो प्रकार है अविकारी का वह क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताएंगे। क्रिया विशेषण से मतलब क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इसके भी चार भेद होते हैं। तो विकारी के भी चार भेद थे, अविकारी के भी चार भेद हैं, और जो अविकारी में पहला हम देख रहे हैं क्रिया विशेषण, उसके भी कितने भेद हैं? चार ही भेद हैं। अविकारी में क्रिया विशेषण मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें पहला जो प्रकार है क्रिया विशेषण में, अर्थानुसार इसके चार भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण मतलब साफ साफ ये है, जो क्रिया हो रही होगी उसकी विशेषता रूप में समय को जरूर दर्शाया गया होगा। इसमें कार्य के होने का समय ज्ञात होता है, जैसे यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, घड़ी घड़ी, अब, ये इस तरीके से। मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है कि जो क्रिया हो रही है वह अभी हुई है, कब हुई है, तब हुई है, जब हुई है, यदा, इस तरीके से जो शब्द प्रयोग होंगे वह आपके क्या होंगे? वह आपके कालवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग होंगे। जैसे मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, तो आना एक क्रिया है, आना क्रिया है
और उसकी विशेषता रूपी समय जो दर्शाया गया है कालवाचक, ठीक है, वह क्या है आपका अभी। अभी यहाँ पर किसको दर्शा रहा है, समय को। साथ ही साथ विशेषता बता रहा है क्रिया की कि मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आ तो रहा हूँ लेकिन कब, अभी आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो कालवाचक क्रिया विशेषण है उसमें जो क्रिया हो रही होगी वह अपने साथ समय सूचक शब्द होगा, उसको प्रेजेंट करेगी और वहाँ पर वह समय सूचक शब्द उसकी विशेषता बताएगा। तो वह क्या कहलाएगा आपका, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे पानी निरंतर बह रहा है, पानी बह तो रहा है लेकिन निरंतर एक समय है उसमें दिया हुआ है, काल है उसका, उसको टाइम पीरियड में दिया हुआ है, तो निरंतर बह रहा है उसकी एक विशेषता है क्रिया रूप में कि कैसे बह रहा है, निरंतर बह रहा है। ठीक है, फिर कभी चलेंगे तो चलेंगे लेकिन फिर कभी, तो कभी जो है आपका ये क्या है, आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कहने का साफ साफ मतलब है कि क्रिया की विशेषता बताने के लिए जो समय सूचक शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, फिर देखें हम इसमें एक नोट पॉइंट भी है, अर्थात जो शब्द क्रिया से पूर्व पहले आकर समय का बोध कराते हैं वहां पर वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसा कि आपको ये बताने की कोशिश की गई है वही यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखा गया है। अब जो क्रिया विशेषण है इसका दूसरा प्रकार है, ये जो क्रिया विशेषण है ना, जैसे क्रिया की विशेषता समय सूचक शब्द बता रहा है, इसी प्रकार से जो भी क्रिया का नाम होगा उसी पर उसकी परिभाषा आप आराम से बना लेंगे। जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थान मतलब अब क्या होगा इसमें, जब वाक्य में किसी स्थान का बोध हो, मतलब जब वाक्य में जैसे भी जो जिस अवस्था में क्रिया है उसमें समय भी उसके साथ दिया हुआ होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ मत आना, मतलब आना नहीं, कहाँ, यहाँ, तो यहाँ एक स्थान को प्रदर्शित सूचक शब्द यहाँ पर यहाँ है, इसलिए क्या होगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। उधर मत जाओ मतलब ये क्रिया है और स्थान सूचक शब्द क्या है, उधर, तो ये सभी क्या हैं आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे इसमें जरूरी शब्द दाएं बाएं, भीतर बाहर, ये भी होते हैं। आपको बिहार जुडिशरी में क्या है कि हर परिभाषा का एक दो उदाहरण इस तरीके से याद करना होता है। आपको ये नहीं कि ये सारे शब्द आते हैं इसमें प्रत्येक शब्द पर आप उदाहरण बनाएं, ठीक है, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो सिंपल है, आपको परिभाषा अच्छे से आनी चाहिए और वहाँ पर आप उसको 2 या 3 उदाहरण में समझा सकते हैं। और क्रिया विशेषण का जो तीसरा प्रकार होता है वह होता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नाम से स्पष्ट है, परिमाण मतलब परिमाण होता है क्वांटिटी इंग्लिश में, ठीक है, परिमाण कितना, मतलब उसमें परिमाण में आप किसी वस्तु को ले रहे हैं, इस तरीके से जो प्रयोग होता है। जैसे वे शब्द जो क्रिया का परिमाण बताते हैं क्या कहलाते हैं, आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, आप इसमें ऐड कर लीजिएगा थोड़ा सा, वे शब्द जो क्रिया का परिमाण बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसमें शब्द आपका पर्याप्त हुआ, कम हुआ, न्यून हुआ, बूंद बूंद हुआ, सर्वथा हुआ, प्राय हुआ, अल्प हुआ, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी आपके परिमाणवाचक क्रिया सूचक शब्द होते हैं। जैसे इसमें उदाहरण देखेगा, वह अधिक बोलता है, ठीक है, वह अधिक बोलता है, वह बोलता तो है लेकिन परिमाण सूचक शब्द क्या प्रयोग किया गया है, अधिक। बोलना क्रिया है, ठीक है, बोलता कैसा है, अधिक बोलता है, तो कहीं ना कहीं बोलने को परिमाण में दर्शाया जा रहा है, परिमाण सूचक शब्द के द्वारा उसको दर्शाया जा रहा है। कम बोलता है, अधिक बोलता है, न्यून बोलता है, इस तरीके से, ठीक है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। इस सभा के लिए यह खाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उपलब्ध तो है लेकिन कैसा है, पर्याप्त मात्रा में, तो यहाँ पर क्या होगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। फिर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति मतलब इसमें एक रीति का बोध होगा, साफ साफ कहें तो इसमें शब्दों द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होगा, मतलब क्रिया जो हो रही होगी उसमें उसकी रीति का बोध हो रहा होगा। मतलब रीति होता है कि किस, आप कह सकते हैं कि कब से क्रिया हो रही है, या रीति मतलब कुछ ऐसे शब्द होंगे जैसे वैसे, कैसे, अचानक, अवश्य, तक, इसलिए, ये रीति एक इसमें कंडीशन होगी, रीति किस तरीके से हो रही है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की तो इसमें है कि संभव है कि वह आए, धीरे धीरे चलिए। अब चलना क्रिया है
उसकी रीति क्या है, धीरे धीरे चलिए। अर्थात संभव है कि वह आए, आप धीरे धीरे चलिए। आप चलिए तो, लेकिन क्रिया की जो रीति है वह कैसी है, धीरे धीरे चलिए। तो क्रिया की रीति को बता रहा है, उसका तौर तरीका बता रहा है, तो वह क्या होता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, जैसे वह विद्यालय तक पैदल गया, मतलब पैदल गया तो वो, लेकिन कैसे गया है, पैदल गया है, विद्यालय तक पैदल गया है। ठीक है, तो एक रीति सूचक शब्द यहाँ पर है। मैं दिन भर काम करता रहा, लेकिन कैसे, दिन भर। ये भर भी क्या है आपका रीति सूचक शब्द है, दिन भर। ठीक है, इस प्रकार से। अब जो हम इसमें बात करें तो जैसा कि हम देख रहे थे, जो आपका अवयव या अविकारी शब्द है उसमें पहला हमने क्रिया विशेषण देखा, और क्रिया विशेषण के भी हमने 4 प्रकार देखे हैं। अब जो हमारा अवयव या अविकारी शब्द है उसमें दूसरा प्रकार शुरू हो जाता है। वह कौन सा होता है, संबंध बोधक अवयव या संबंध बोधक अविकारी शब्द। ये क्या होते हैं, जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप, संबंध बोधक अवयव कहते हैं। संबंध बोधक से ही मतलब है, नाम से ही स्पष्ट है कि जब भी आपका एक वाक्य में किसी पहले पद का जो संबंध होगा किसी दूसरे पद से संबंध दर्शाने के लिए कोई अवयव रूपी शब्द प्रयोग किया जाएगा, वही क्या कहलाता है आपका संबंध बोधक अवयव कहलाता है। एक परिभाषा आपको थोड़ा सा डायनेमिक तरीके से भी याद करनी चाहिए, क्योंकि संबंध क्या है, संबंध मतलब संबंध दर्शाना। अब संबंध कब दर्शाया जाता है, जब भी वाक्य में 2 पद होते हैं। ठीक है, 2 पद होते हैं तभी तो संबंध दर्शाया जाता है, या सिंपल सा मतलब 1 पद भी हो सकता है या 2 पद हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि संबंध दर्शाया जाएगा, जिन संज्ञा शब्दों से वाक्य में संबंध दर्शाया जाए वह क्या होते हैं आपके संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे अपेक्षा, आसपास, मात्र, भरोसे, तक, पीछे, अलावा, बाहर, ये सभी क्या होते हैं इसके संबंध बोधक अवयव शब्द कहलाते हैं। जैसे मोहन के अलावा सभी खेलेंगे, तो खेलेंगे सभी मोहन के अलावा, तो यहाँ पर अलावा या के अलावा भी क्या है आपका संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, संबंध दर्शा रहा है। संबंध बोधक अवयव के अलावा शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप अगर इसको रिप्लेस कर देते हैं तो मोहन सभी खेलेंगे, तो ये कोई अर्थ नहीं रखता है। मोहन के अलावा सभी खेलेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा संबंध बोधक अवयव हो जाएगा। रमेश घर से बाहर गया है, यानी कि गया तो है वो, लेकिन घर से बाहर, बाहर क्या है आपका संबंध बोधक अवयव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोहन के बिना, उदाहरण मोहन के बिना रोहन स्कूल नहीं जाएगा, तो स्कूल नहीं जाएगा, मोहन के बिना रोहन, तो के बिना शब्द भी वहां पर क्या दर्शा रहा है, दोनों में संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे आप और भी उदाहरण देख सकते हैं, कुछ विद्यार्थियों के अतिरिक्त सभी ने क्लास की, तो कुछ विद्यार्थियों के अतिरिक्त सभी ने क्लास की, मतलब कहीं ना कहीं संबंध सूचक शब्द क्या है, अतिरिक्त, के अतिरिक्त। ठीक है, इस प्रकार से जो संबंध सूचक शब्द प्रयोग होते हैं उनमें क्या होता है आपका संबंध बोधक अवयव होता है। गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा प्रकार है, ठीक है, जो तीसरा प्रकार है उसको भी देख लेते हैं, समुच्चय बोधक अवयव। ठीक है, जो समुच्चय बोधक अवयव होता है उसको भी देख लेते हैं। समुच्चय मतलब एक कलेक्टिव चीज होगी, वहां पर इसको कलेक्टिव नाउन भी बोल देते हैं। समुच्चय बोधक अवयव यह क्या होगा, 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अवयव कहे जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, कलेक्टिव नहीं बोलेंगे इसको, समुच्चय बोधक। आप अगर देखते हैं तो समुच्चय मतलब, समुच्चय का मतलब ही है जोड़ना। ठीक है, समुच्चय बनाना मतलब जोड़ना ही होता है उसका अर्थ। तो समुच्चय बोधक का मतलब क्या है कि 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं आपके समुच्चय बोधक अवयव कहे जाते हैं। जैसे इसमें कुछ शब्द हैं, अथवा, किंतु, परंतु, यद्यपि। अथवा, किंतु, परंतु, यद्यपि या और। समुच्चय बोधक अवयव में याद रखेगा कि 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द
दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। ठीक है, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे आपने देखा सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो सूरज निकला एक वाक्य हो गया और पक्षी बोलने लगे दूसरा वाक्य हो गया। तो समुच्चय बोधक अवयव में आपने क्या देखा? जो समुच्चय बोधक अवयव शब्द है वह और है। ठीक है, तो दोनों में ये थोड़ा सा जो शब्द हैं समुच्चय बोधक अवयव या संबंध बोधक अवयव, दोनों में थोड़ा यही फर्क है। संबंध बोधक अवयव जो होंगे आपके वह वहाँ पर संबंध सूचक शब्द दर्शाए जाएंगे किसी संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा से। ठीक है, किसी व्यक्ति मतलब संज्ञा में तो सभी आएगा, किसी प्राणी व्यक्ति वस्तु स्थान ये सभी संज्ञा में आते हैं, तो वहाँ पर संबंध दर्शाया जाएगा। समुच्चय बोधक में क्या है कि समुच्चय मतलब दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिस भी अवयव रूपी शब्द से, वहाँ पर क्या होगा? आपका समुच्चय बोधक अवयव होगा। रमेश घर पर है लेकिन स्कूल नहीं गया, तो स्कूल नहीं गया और रमेश घर पर है, दोनों वाक्य हैं और लेकिन से इसको जोड़ दिया गया है, तो ये क्या है? समुच्चय बोधक अवयव। मोहन अपना कार्य कर चुका है लेकिन आपने नहीं किया, तो लेकिन क्या है आपका? समुच्चय बोधक अवयव। ठीक है, समुच्चय बोधक अवयव। अब देखिएगा जो चौथा प्रकार है वह है आपका विस्मयादि बोधक अवयव। ठीक है, विस्मयादि बोधक अवयव, इसको समझिएगा। विस्मयादि मतलब इसको आप इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी पढ़ा होगा आपने, एक्सक्लामेटरी। ठीक है, इसमें ये वाला साइन जो प्रयोग होता है वो यही है, विस्मयादि बोधक अवयव। इसमें क्या होगा? जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। मतलब हर्ष, शोक, घृणा, खुशी, हर्ष का मतलब ही खुशी होता है। एकदम से कोई चीज़ घटित हो जाती है तो हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं, ये आहा हुआ या ओहो हुआ, ठीक है, शाबाश हुआ, इस तरीके से शब्द होते हैं, हाय हुआ, कुछ इस तरीके के शब्द आपके विस्मयादि बोधक में आते हैं। कहने का मतलब है कि जिन अवयवों से घृणा, ठीक है, हर्ष, शोक आदि का भाव जो होता है, वहाँ पर जो शब्द दर्शाने के लिए होते हैं वह क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक अवयव होते हैं। जैसे हाय वह चल बसा या शाबाश तुम अपने कार्य में सफल हुए। तो ये आपके जो अवयव रूपी शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं, चार क्रिया विशेषण हो, समुच्चय बोधक हो, संबंध बोधक हो, विस्मयादि बोधक हो, इनको हमने उदाहरण सहित करने की कोशिश की है। इसमें जो प्रश्न बनता है बिहार जुडिशरी में, मैं दोबारा से बता देता हूँ, मैं इसी प्रकार बनता है कि अवयव किसे कहते हैं या अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए। ठीक है, इनके प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। ये विकारी देगा या अविकारी देगा, या तो आपको अविकारी शब्द देगा या विकारी देगा, जो आपको करा चुके हैं संज्ञा सर्वनाम। विकारी में दो ही नाम चलेंगे आपका, विकारी में एक ही नाम चलेगा, सिर्फ विकारी, और अविकारी में अवयव भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। कभी आप वहाँ पर देखें कि ये अव्यय क्या होता है। ठीक है, तो अविकारी शब्द ही आपके अव्यय होते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय। जैसे परसर्ग ही क्या होता है? कारक होता है। तो विस्मयादि बोधक आपने देख लिया, इसमें जो भी होंगे आपके क्या कहलाएंगे? ये सभी विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करें जो नेक्स्ट, इसमें कुछ और भी पॉइंट हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट प्रकार को देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। देखिएगा, अवयव से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अवयव यही है, मतलब इसमें तो नॉर्मली आपको पता ही है कि अवयव शब्द का अर्थ होता है जिसको दो समान शब्दों में विभाजित ना किया जा सके। ठीक है, जैसे आज, अतः, तब, क्यों, किंतु, इधर उधर। अब यहाँ पर आपसे निपात भी पूछ लेता है वो कभी कभी। ठीक है, निपात क्या होता है इसको भी समझिएगा, ये भी अवयवी में आता है। निपात को समझिएगा, निपात क्या होता है, आपसे पूछ सकता है निपात क्या होता है।
इसके प्रकार का उदाहरण देके समझाइए। ठीक है, निपात बेसिकली क्या होते हैं समझिएगा। परसर्ग को क्या बोलते हैं आराधना जी? परसर्ग को कारक बोलते हैं। दो ही तो नाम है उसके, या तो कारक बोलेगा वो या परसर्ग। ठीक है, परसर्ग को ही आप कारक बोलते हैं, या आप कहें जैसे आपने अव्यय शब्द देखा था तो उसको ही आप अविकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, जो अव्यय शब्द थे उन्हीं को आप क्या बोल रहे थे? अविकारी, जिनका अभी हमने उदाहरण सहित व्याख्यान किया है। ठीक है, चलिए अब निपात को समझिएगा। निपात का प्रयोग मूलतः अवयवों के लिए होता है। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। इनका कोई क्या नहीं होता? लिंग वचन नहीं होता। पारिभाषिक दृष्टि से आपको लिखने को आता है तो आप इसमें याद रखेंगे कि निपात क्या होता है। निपात आपका, इसका प्रयोग मूलतः अवयवों के अवयव रूपी होते हैं निपात भी। ठीक है, और इनका कोई लिंग वचन नहीं होता है। ठीक है, निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना भी होता है। मतलब निपात क्या है कि जो भी कार्य हो रहा है किसी स्वकृति में, किसी नकारात्मक भाव में, उसमें बल प्रदान करना है। ठीक है सर, थोड़ा जूम कीजिए। अच्छा, उसमें क्या है? उसको बल प्रदान करना है। ठीक है, उसको बल प्रदान करना है। अब सही समझ रहा होगा। ठीक है, निपात क्या है कि ये अवयव रूपी शब्द होते हैं ये भी, और इनका कोई लिंग वचन नहीं होता है। ठीक है, लिंग या वचन नहीं होता है, और निपात का कार्य शब्द समूह को क्या होता है? बल प्रदान करना होता है। अब निपात आ जाता है तो उसको कैसे लिखेंगे समझिएगा। जैसे पहला जो प्रकार है वह है स्वीकृति बोधक। ठीक है, स्वीकृति बोधक। अब इसमें जैसे आपसे कोई कहे कि आपने यह कार्य कर लिया तो आप कहेंगे हाँ, आप उसको कहेंगे जी हाँ, तो कहीं ना कहीं उसमें बल प्रदान किया जा रहा है। तो स्वीकृति बोधक में क्या होता है? हाँ, हाँ जी। ठीक है, जी हाँ, इस तरीके से, ये कोमा नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी एक साथ होगा। जैसे हाँ जी, आपने एक काम कर लिया, हाँ जी, तो हाँ जी जब भी आप बोलेंगे, हाँ तो सिंपल हो गया, और उसमें आपने जी और लगा दिया तो कहीं ना कहीं वह बल प्रदान कर रहा है। कहीं ना कहीं स्वीकृति, उसमें आप स्वीकृति को बल प्रदान कर रहे हैं कि हाँ डेफिनेटली ये हो चुका है। ठीक है, अब जैसे आपसे कहें कि आपने क्लास कर ली तो आपने कोई क्लास की अभी तक, तो आप कहेंगे नहीं, तो एक तो ये हो गया, आप कहेंगे जी नहीं। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि स्वीकृति बोधक में क्या होगा कि या तो आप किसी बात को जोर देकर मना कर रहे हैं, या किसी बात को जोर देकर कह रहे हैं, मतलब उसको एग्री कर रहे हैं। जैसे कोई भी अगर आपसे उदाहरण पूछा जाता है, क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो आप बोलेंगे जी हाँ, हमने अपना कार्य पूरा कर लिया है। फिर इसी तरीके से जैसे क्या आप कल क्लास में आए थे? हाँ जी कल आए थे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आपके स्वीकृति बोधक अवयव या निपात होते हैं। फिर अगर हम बात करें, जैसे स्वीकृति बोधक है उसी प्रकार से नकार बोधक है या नकारात्मक बोधक है। ठीक है, जी नहीं, नहीं इसमें ये शब्द आता है। जैसे कहें कि क्या आपने कल क्लास की थी? जी नहीं। ठीक है, या नहीं, तो ये सभी क्या होते हैं? आपके नकार बोधक या नकारात्मक बोधक निपात होते हैं। इसमें तो वाक्य प्रयोग करके कोई इतना टफ तो है नहीं, बिल्कुल ही आप खुद ही इसमें उदाहरण और बना सकते हैं। ठीक है, सब या बस आपको शब्द याद रखने हैं कि स्वीकृति बोधक में जी हाँ, हाँ जी। ठीक है, नकारात्मक बोधक में जी नहीं, नहीं। प्रश्न बोधक नाम से स्पष्ट है। प्रश्न बोधक, अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इस पे कोई भी लिंग वचन, एक वचन है, बहुवचन है, लिंग स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इनका कोई प्रभाव देखने को नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, इसलिए इनको निपात या अवयव की श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न बोधक में क्या, कब, क्यों, ये सभी आएगा। ठीक है, क्या, कब, क्यों, ये सभी किस में आता है? आपका प्रश्न बोधक में आते हैं। जैसे आप कल कॉलेज क्यों नहीं गए थे? ठीक है, या आप कब से पढ़ रहे हैं, ये सभी क्या हैं? आपका प्रश्न बोधक निपात में आते हैं। विरह विस्मयादि बोधक, तो विस्मयादि बोधक अवयव अभी हमने देखे ही थे। ठीक है, उसमें इसका प्रकार भी आता है निपात में। काश, ओहो, उफ, अरे, ये सभी शब्द किस में होते हैं? जैसे अरे यह क्या हो गया, आहा भारत जीत गया, आहा जो शब्द होता है वो भी आपका विस्मयादि बोधक में होता है। ठीक है, या काश ऐसा होता कि सिलेक्शन हो जाता, तो ये भी आपका किस में है? आपका विस्मयादि बोधक निपात में
आते हैं, ठीक है। फिर है आपका आदर बोधक। तो आदर बोधक में तो जी हाँ, सॉरी जी, ठीक है। जी शब्द जो होता है वो आदर बोधक में आता है। जैसे आपसे पूछें, कोई भी उदाहरण इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण क्या है आदर बोधक में, आप क्लास से बाहर जाइए तो आप बोलेंगे जी, ठीक है। या आप यह कार्य कीजिए तो आप बोलेगा जी, ठीक है। मतलब एक आदर का भाव वहाँ पर हो, किसी को बड़े को बोलने के संबंध में आदर का भाव हो, तो वहाँ पर क्या होगा आपका आदर बोधक निपात या अवयव होगा, ठीक है। फिर है अवधारणा बोधक, ठीक है। अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक में जैसे ठीक है, करीब है, लगभग है। अवधारणा एक स्पष्ट की जाएगी, मतलब किसी भी कार्य को लेकर के, जैसे क्लास ठीक चल रही है, एक अवधारणा है, ठीक है। और जैसे करीब सारे विद्यार्थी या करीब 10-15 विद्यार्थी क्लास कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। या हम बोलें लगभग, तो लगभग सभी छात्र कक्षा में उपस्थित हैं, इस तरीके से बोलेंगे। तो एक अवधारणा रूपी जो शब्द होंगे निपात में, वह क्या कहलाएंगे आपका, ये सारे अवधारणा बोधक निपात में कहलाएंगे। वहाँ करीब 200 लोग उपस्थित हैं, तो यह अवधारणा बोधक का होगा। राम मोहन से सुंदर है, तुलनात्मक बोधक का होगा, ठीक है। सा ये छोड़ दिया, अच्छा हमने तुलनात्मक बोधक का सा, सी, से, ठीक है, ये होता है। जैसे राम मोहन से सुंदर है, या कह सकते हैं आप इसमें कुछ भी उदाहरण कि सतीश मोहन से सुंदर है, इस प्रकार से मतलब तुलना की गई हो जहाँ पर, तो वह क्या होगा तुलनात्मक बोधक अवयव या निपात होगा। तो हमने इसमें आपका जो इको प्रॉब्लम हो रही थी हमारे वीडियो में, उसको हटा देंगे, ठीक है। अब जो आपको ये क्लास कराई गई है, इसका पर्पज़ यही है कि एक साउंड में कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे तरीके से समझाया जाए, ठीक है। वही कोशिश आपकी की गई है। आशीष रानी सर, इन सब के डेफिनेशन भी पूछेगा। भाई ये जो है आपके, आप इसे कह रहे होंगे निपात को, इसकी डेफिनेशन पूछेगा क्या? अगर डेफिनेशन पूछता है, समझिएगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मेन बात इन शब्दों की याद रखने की है बस। ये तो आपको देखेगा डेफिनेशन अगर पूछता भी है, बताइए इसमें क्या है डेफिनेशन बनाने में। स्वीकृति बोधक में ये सिंपल है, नकारात्मक बोधक, प्रश्न बोधक, ये तो आप सिंपल बना देंगे। भाई स्वीकृति बोधक जिन वाक्यों में स्वीकृति का बोध हो वह स्वीकृति बोधक निपात कहलाते हैं। जैसे हाँ, जी, इस तरीके से। नकारात्मक बोधक निपात, जिन वाक्यों में नकारात्मकता का भाव हो वह नकारात्मक बोधक निपात कहलाते हैं। जी नहीं, ठीक है। विस्मय आदि बोधक या प्रश्नवाचक अब बात करें तो जिन वाक्यों में प्रश्न का बोध हो वह प्रश्नवाचक निपात कहलाते हैं। ये सारे शब्दों पे डिपेंड है। मैंने आपसे बोला है कि जब भी आप हिंदी की परिभाषा लिखें, ठीक है, विशेषण एंड क्रिया विशेषण में डिफरेंस, विशेषण और क्रिया विशेषण। विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहेंगे। और क्रिया विशेषण जो होता है, क्रिया की जो अभी हमने प्रकार देखे, रीतिवाचक था, ठीक है, जो क्रिया की विशेषता रूपी शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण था। आप धीरे धीरे चलिए, रीतिवाचक था, ठीक है। आप कम खाइए, ये कम जो है रीतिवाचक आपका परिमाणवाचक है। तो सिंपल है, विशेषण तो वही होगा जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएगा। और क्रिया विशेषण जो क्रिया हो रही है उसकी किस अवस्था में क्रिया हो रही है उसको जो मतलब विशेषता बताने के लिए सब प्रयोग होंगे वो आपके क्रिया विशेषण में आएंगे, ठीक है। 10 मार्क्स में पूछता हुआ है, हाँ आराधना जी बिल्कुल पूछा होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे आप इसमें लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं और डेफिनेशन वगैरह का नोट्स इसका दे दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा आप पर इसका जो प्रभाव है वह एक सकारात्मक पड़ना चाहिए कि परिभाषा ना अगर याद है तो बनाए कैसे, अगर प्रकार भी याद है तो परिभाषा कैसे बनाएं। तो परिभाषा ऐसे बना सकते हैं आप सिंपल कि स्वीकृति देखा, नकारात्मक प्रश्न, बिल्कुल विस्मयादि बोधक, जब कोई भी कार्य तात्कालिक स्थिति में मतलब अचानक से हो जाए उस समय जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं आपके वह विस्मयादि बोधक हो जाते हैं। या आश्चर्य, शोक या घृणा आदि शब्दों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाते हैं विस्मयादि बोधक निपात या अवयव। तुलनात्मक बोधक सिंपल है, तुलनात्मक मतलब जिन शब्दों से तुलना का बोध हो वह क्या होंगे आपके तुलनात्मक होंगे, ठीक है, सा सी से। आदर बोधक मतलब आदर
आदर बोधक, जिन शब्दों से आदर का बोध हो, आदर बोधक। ये बोधक बोधक जहाँ पर भी लगा है ना, वहाँ पर उस शब्द को डिवाइड कर दो और परिभाषा आराम से बन जाएगी। जिन शब्दों से किसी भी वाक्य में आदर का भाव उत्पन्न हो वह क्या कहलाएंगे, आपके आदर बोधक कहलाएंगे। ठीक है। अवधारणा बोधक, जिन शब्दों से वाक्य में अवधारणा का बोध हो वह क्या कहलाते हैं, आपके अवधारणा बोधक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने अवयव और निपात इन सभी को अच्छे से करने की कोशिश की है। बाकी आप बता दीजिएगा, और जिन वीडियो में, हमारे प्रीवियस वीडियो में कोई इको प्रॉब्लम हुई है तो उनको भी कल 2 क्लासेस एक साथ करा देंगे। ठीक है। आप रिवीजन करते रहिएगा। चलिए ठीक है। कोई प्रश्न है आपका, बताइएगा। और जो भी नए विद्यार्थी हैं आपको बता दें कि बिहार जुडिशरी के लिए आपकी लाइव क्लास चल रही है, उसमें सारा PDF नोट्स वगैरह कंटेंट टेलीग्राम पर दिया जाता है। ठीक है। तो आप 7500110314 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके बैच की जानकारी ले सकते हैं। इसमें लगभग हम सारे क्लासेस अभी जो आपके पारिभाषिक चीज़ें हैं वो कवर कर चुके हैं। शब्दावली हम ऑडियो मोड में अभी करेंगे इसकी। तो रिवीजन आपका चलता रहेगा। आप कभी भी जुड़ें, ये ना सोचेंगे लाइव क्लास हो गई है फिर नहीं होंगी। रिवीजन आपका मल्टीपल होता रहेगा। ठीक है। उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए चलिए, थैंक यू ओके। स्टॉप रिकॉर्डिंग।